हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देख रहे हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना जो बायो का पोर्शन है उसे ही हमने अभी तक सॉल्व किया है। देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपने खंड क यहाँ पर देखा है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का घ आपने देखा है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो च वाला पोर्शन है वो आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया, जिसमें हमने कहा कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि विंटर सीजन में जो फसल उगाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपने बात की। आपने कहा इसे क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं, रबी की फसल, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था? क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क में था, जिसमें आपसे पूछा गया था आरबीसी का विस्तारित नाम लिखिए। आपसे आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आरबीसी की फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। आपने कहा आपको सिर्फ आरबीसी की फुल फॉर्म लिखनी है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आरबीसी क्या है और आरबीसी का काम क्या है। कुछ ऐसे जो क्वेश्चन है जो आपसे बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2024 में अगर आपके पास आरबीसी ये क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। टॉपिक हमारा है आरबीसी, और आरबीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। और हमने कहा था एनिमल टिश्यू जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू हो गया है, जैसे कि हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, जैसे कि हमने कहा मस्कुलर टिश्यू हो गया है, और हमने बात की है यहाँ पर नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यू हमने पढ़े थे। एपिथेलियल आपने कहा कि कॉलमनर एपिथेलियम हो सकता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो सकता है, आपने कहा ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो सकता है, सीलिएटेड हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल आपने यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट में, जिसमें हमने कहा कि एक में तो आप बात करते हैं एडिपोज के बारे में, ठीक है। एक में आप बात करते हैं एरियोलर के बारे में, ठीक है। एक में आप बात करते हैं यहाँ पर जो आपके लिक्विड वाला जो पोर्शन आता है, जिसमें आप बात करते हैं ब्लड और लिम्फ के बारे में, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं बोन और कार्टिलेज के बारे में, बोन और कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। ये हम देखते हैं। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू पर। मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार का होता है? आपने कहा ये होता है कार्डियक टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में आपने कहा कार्डियक होता है, कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स होती हैं, और आपने कहा स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू आप जानते हैं कि आपके जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या मिलकर के बनाते हैं, नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। ये हमारे पास आते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू पे आप जाएंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू पे आप जाएंगे, और कनेक्टिव टिश्यू के आप जो लिक्विड वाला पोर्शन है, जिसे आप क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है कि हम बात कहाँ से करें। आपको इतना पता होना चाहिए कि टॉपिक हमारे पास कहाँ से आया है। टॉपिक हमारा आता है एनिमल टिश्यू का। टिश्यू चैप्टर आपने पढ़ा है, 2 प्रकार के टिश्यू आपने पढ़े हैं, प्लांट टिश्यू पढ़ा है, एनिमल टिश्यू पढ़ा है। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एनिमल टिश्यू से, और एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा पोर्शन लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब इससे अगर और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे पूछा जाता है ऊतक किसे कहते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आता है तो ही ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, अदरवाइज आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो और अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊतक किसे कहते हैं? हमने कहा कोशिकाओं का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो
होती हैं वो बनाती हैं ऊतक को। ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम मनुष्यों के बारे में बात करें तो मनुष्यों में क्या होते हैं, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, ठीक है। और ये जो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं इनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है, इनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे अगर एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो इसका काम होता है यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना, एक तो सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा ये उन भागों में पाया जाता है जहाँ अवशोषण हो रहा हो, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रहा हो जहाँ पर, और जहाँ पर क्या हो रहा हो, श्रावण या सिक्रीशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन और नेक्स्ट हमने कहा सिक्रीशन, ये काम किसके होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के काम हर जगह आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि आपने कहा कि जो एडिपोज है ये क्या करता है, फैट डिपॉजिट करता है, फैट का डिपॉजिट करेगा। एरियोलर में आपने कहा टेंडन है और लिगामेंट है, ये दोनों कनेक्शन का काम करेंगे, बोन से बोन को जोड़ने का काम करेंगे या बोन को मसल से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि जो लिगामेंट होता है वो क्या करेगा, बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा, जो टेंडन होता है वो बोन को लिगामेंट से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से तो दोनों क्या कर रहे हैं, कनेक्शन का काम कर रहे हैं। बोन एंड कार्टिलेज है, तो आपने कहा बोन क्या है, आपके बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक संरचना प्रदान करता है, ठीक है। आपकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, किसी भी जीव के बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, आप मनुष्य की बात करें, आप जीव जंतुओं की बात करें, वो उसके कंकाल तंत्र की वजह से, स्केलेटल सिस्टम की वजह से। और कंकाल तंत्र किस चीज से मिलकर के बना होता है, हड्डियों से। हड्डियां जो होती हैं आपके बहुत, जैसे कि हमने कहा हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। 206 हड्डियां यहाँ पर अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति की होती हैं और अलग अलग तरीके से क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके फेशियल बोन की, मैंने कहा कि ये जो आपका अपर जॉ है इसका स्ट्रक्चर, और मैंने कहा आपकी जो यहाँ पे हाथ है और हाथ की ये जो बोन्स होती हैं इसका स्ट्रक्चर, क्या इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, आपने कहा नहीं, अलग स्ट्रक्चर होगा। आपकी जो यहाँ पे बोन है, आपके नाक में जो है वो बोन होती है, ठीक है। तो आपकी नाक का की बोन का जो स्ट्रक्चर है और आपकी फिंगर की बोन का जो स्ट्रक्चर है उसका, उसकी जो संरचना है वो अलग अलग यहाँ पर होती है, ठीक है। आपकी इस बोन का स्ट्रक्चर और आपकी इस बोन का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा ये जो बोन होगी आपकी, ये बॉल जैसी संरचना होगी और यहाँ पे सॉकेट जैसा बनाएगा। और आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, बॉल जैसी संरचना इसकी होगी और सॉकेट जैसी संरचना इसकी होगी। कैसी, देखिए हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा होता है वो आपने बात की है यहाँ पे एरियोलर, एडिपोज, ठीक है। आपने बात की है यहाँ पर ब्लड, या पहले बात कर लेते हैं बोन के बारे में, बोन एंड कार्टिलेज। और आपने बात की है यहाँ पर ब्लड एंड लिम्फ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एरियोलर है इसी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेंडन की, और हम बात कर रहे हैं लिगामेंट की। लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को बीच में, दो बोन को जोड़ने का काम करता है। टेंडन क्या करेगा, यहाँ पे बोन को मसल से जोड़ने का काम करेगा, ये हमने बोला है। एडिपोज क्या करेगा, यहाँ पर फैट को स्टोर करेगा, ठीक है। और बोन एंड कार्टिलेज के बारे में हम बात करें तो हमने कहा एक सॉकेट है, एक बोन है इस प्रकार से, यहाँ पे बनाते हैं, एक बोन इस प्रकार से है और एक बोन है इस प्रकार से, ठीक है। ये जो बोन है ये इस प्रकार से सॉकेट जैसा बना रही है और दूसरी जो बोन है वो बॉल जैसी यहाँ पर इस प्रकार से फिट हो रही है। हमने कहा ये बॉल है और ये क्या है, सॉकेट है। तो इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो यहाँ पर होता है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट। आपने क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 6 7th में आपके पास ये चैप्टर आया था जिसमें आपने बोन्स के बारे में पढ़ा था, आपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने क्या बोला था कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो बोन क्या कर रही है, आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, फ्रेमवर्क यानी कि एक संरचना आपको दे रही है, ठीक है। दूसरा हमने बोला है कि यहाँ पर जो बोन्स होते हैं उनकी संरचना अलग अलग होती है, इस बोन की संरचना और इस बोन की संरचना अलग अलग है।
अलग अलग बोन की संरचनाएं होती हैं। अब जो दो बोन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या बनाती हैं, एक जॉइंट बनाते हैं, एक जोड़ बनाती हैं। जोड़ का मतलब वो स्थान जहां पर दो अलग अलग हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जॉइंट बनाती हैं। इन जॉइंट्स की वजह से या इन जोड़ की वजह से आपके शरीर में क्या पाई जाती है, गति पाई जा रही है। आपके शरीर में जो मूवमेंट हो रही है वो आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है, जो कंकाल तंत्र है, उसकी वजह से होती है। और कंकाल तंत्र में जो जोड़ होते हैं उसकी वजह से होती है। जस्ट आप इमेजिन करेंगे कि हमारी बॉडी में कोई भी जोड़ नहीं होता और हमारी बॉडी पूरी एक सिंगल हड्डी से बनी होती है, क्योंकि हड्डी की संरचना कैसी होती है, कठोर होती है। क्या पॉसिबल होता है कि आप अपने हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी बना पाते? क्या पॉसिबल होता है कि आप अपने हाथ को इस प्रकार से मोड़ पाते? क्या पॉसिबल होता है आप अपने हाथ को इस प्रकार से हिला पाते यहाँ पे, क्योंकि जॉइंट है? क्या पॉसिबल होता है कि आप अपनी गर्दन को इस प्रकार से हिला पाते? क्या पॉसिबल होता है कि आप चल पाते? ठीक है, नहीं पॉसिबल होता। आपने कहा इन जोड़ों की वजह से हमारे शरीर में मूवमेंट पाई जा रही है, क्योंकि आपने कहा यहाँ पर इस प्रकार की संरचना है। अब ये मूवमेंट कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। आपसे बोला गया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है उनमें जो गति होती है वहां पर चारों दिशाओं में गति होती है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मेरे अगर यहाँ पर है, शोल्डर में है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथ को पूरा इस प्रकार से रोटेट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर, इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि सभी जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्या आप यहाँ पर अपनी गर्दन को इस प्रकार से पूरा रोटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपने हाथ को यहाँ पे, ये जो जोड़ है, ये जो जॉइंट है, क्या आप इस जॉइंट को पूरा, आपने कहा आप इतना खींच सकते हैं और इतना फोल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा और नहीं कर सकते आप। आपने कहा यहाँ पर जो जॉइंट है ये पूरा घूम रहा है, सभी दिशाओं में गति हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो जॉइंट है वो सभी दिशाओं में गति नहीं हो रही है। आपने कहा आप सिर्फ फोल्ड कर पा रहे हैं, आगे की ओर आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे हैं, आप पीछे की ओर भी नहीं मोड़ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होती हैं, अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, किसकी वजह से, बोन एंड कार्टिलेज की वजह से। क्लियर है? अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो इनसे कहीं से भी नहीं आया है, तो इसीलिए हम इसे हटा लेंगे सभी चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आया है वो आया है तरल संयोजी ऊतक से। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है तरल संयोजी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक में हमने पढ़ा है, दो चीजें पढ़ी है, ब्लड, लिम्फ पढ़ा है, और हमने पढ़ा है ब्लड को। थोड़ा सा ब्लड के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा ब्लड क्या होता है, आपने कहा एक तरल है, रक्त क्या है, एक तरल है। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है तो हमने कहा ये तरल ऊतक है या तरल संयोजी ऊतक है। तो आपका जो रक्त होता है, आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है, वो क्या है, एक ऊतक होता है। क्योंकि हमने कहा था कि ऊतक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, तो इसीलिए हमने कहा कि हम यहाँ पे कुछ कोशिकाएं पढ़ते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, कुछ कोशिकाएं पढ़ते हैं। एक का नाम है आरबीसी, और एक का नाम है डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, दो कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। आरबीसी का पूरा जो नाम होता है वो है यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का यहाँ पे पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल्स। क्या कहेंगे इसे, लाल रक्त कणिकाएं, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे श्वेत। व्हाइट क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकाएं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, एंड द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स और लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, आर फॉर रेड
B4 ब्लड एंड C4 सेल्स, ठीक है। रेड यानी कि लाल, सेल्स को कहते हैं हम यहाँ पे, ब्लड को कहते हैं रक्त, और सेल्स को कहते हैं हम यहाँ पे कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब ब्लड प्लेटलेट्स हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इसका नाम क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ब्लड जो है उसका काम क्या है, क्या फंक्शन है इसका। ब्लड का अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड, तो आपने कहा ब्लड क्या है, ब्लड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी कि परिसंचरण तंत्र का पार्ट है। परिसंचरण तंत्र जो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन। किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, आपने कहा गैस, जैसे कि जब गैसों के पूरे नाम ही लिखते हैं, जैसे कि आपने कहा ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपने कहा ग्लूकोज, ठीक है, जैसे कि आपने कहा हार्मोन, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सभी का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड के द्वारा हो रहा है। ये सभी चीजें कहाँ आती हैं, आपने कहा जो ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी, ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स में रक्त होता है, रक्त में क्या करती हैं, ये सभी चीजें ट्रैवल करती हैं और अलग अलग कोशिकाओं, अलग अलग अंग और अलग अलग बॉडी पार्ट तक ये पहुंचती हैं। तो क्या फंक्शन होता है ब्लड का, क्या ब्लड का यही फंक्शन है, आपने कहा ब्लड के और भी फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है ब्लड के, सिर्फ यही फंक्शन नहीं है। ये तो आप पूरे ब्लड की बात करें, किस ब्लड की बात, उस ब्लड की बात कर रहे हैं जिसमें आरबीसी भी है, जिसमें डब्ल्यूबीसी भी है, जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स भी हैं और जिसमें प्लाज्मा भी है। क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड किन चीजों से मिलकर के बना है, तो आपने कहा ब्लड जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है। पहला है प्लाज्मा, प्लाज्मा का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, अराउंड 55% होता है, और दूसरी है ब्लड सेल्स, दूसरी है ब्लड सेल्स, 40 to 45% इनका अमाउंट होता है। प्लाज्मा में आपने कहा कि मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो होता है वाटर का, इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी आते हैं, कुछ यहाँ पे हार्मोन्स भी आते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं आपके प्लाज्मा में, ठीक है। और ब्लड सेल्स आप पढ़ चुके हैं कि ब्लड सेल्स होती है। आपने कहा अगर हम सभी की बात करें, ब्लड का मतलब होता है प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, ब्लड प्लेटलेट्स भी है, सभी का अगर हम एक कॉमन फंक्शन देखें तो आपने कहा ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने पढ़ा था सर्कुलेशन, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में आपने चैप्टर पढ़ा है सर्कुलेशन, लाइफ प्रोसेसेस में आप पढ़ेंगे सर्कुलेशन, जब आप 10th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन यानी कि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपने कहा ऑक्सीजन का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है जो डाइजेस्टेड फूड है, हॉर्मोन्स का हो रहा है। आपने क्या कहा था कि यहाँ पर जैसे हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, किनके द्वारा होते हैं, किस प्रकार की ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि अगर हम देखें कि क्या ब्लड के और भी फंक्शन होते हैं, हमने कहा बिल्कुल ब्लड के और भी फंक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जिसे आप कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। कणिकाएं क्या फंक्शन होता है इनका, आपने कहा रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, आप पूरा नाम लिखेंगे इसका, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जिसे आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या कौन सा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो आपकी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है, ये बाइंड करता है या ये जुड़ता है ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, इसके क्या होते हैं, 4 चेन होती हैं, अल्फा और बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा।
और यहाँ पर ये क्या करता है, हर इसकी जो चेन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। तो ऑक्सीजन के जो 4 मॉलिक्यूल हैं उनके साथ ही क्या करता है, बाइंड करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। आपने कहा आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? अभी आपने पढ़ा था कि आप सभी के आपने इस क्या पढ़े हैं, सेम फंक्शन पढ़े। यहाँ पे आपने क्या बोला था, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। इसमें कौन मुख्य भूमिका निभा रहा है? आपने कहा रेड ब्लड सेल्स, जिसे आप आरबीसी कह रहे हैं, जो जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपसे आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है तो नेक्स्ट टाइम भी आपसे आरबीसी की ही फुल फॉर्म पूछी जाए। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है, हो सकता है आपको डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि आपको ब्लड के फंक्शन पूछे जाए यहाँ पर, हो सकता है कि आपसे हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने कहा कि हीमोग्लोबिन की जो 4 यहाँ पे चेन होती हैं, अल्फा बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, वो क्या करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती हैं। और ये क्या करती हैं, जैसे जैसे जो ब्लड है वो फ्लो होता है और जैसे जैसे ये अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती है, वैसे वैसे ये सबको क्या देते हैं, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आरबीसी का फंक्शन हो गया है। आरबीसी का फंक्शन हो गया है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जो काम है यहाँ पर, इसका काम है यहाँ पे आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। आपके इम्यून सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आपके डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज बन रही हैं, मेमोरी सेल बन रही है। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो कहाँ से हो रही हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल से। क्या देती है आपको, इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपका शरीर रोगों से लड़ने में कितना सक्षम है उसे आप अपनी क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे। तो आपने पढ़ा है इम्यून सिस्टम को, आपने पढ़ा है किसे, इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को, ठीक है। इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है, इम्यून सिस्टम की जो क्षमता है, क्षमता कहिए या एबिलिटी कहिए, हमारे इम्यून सिस्टम की रोगों से लड़ने की जो एबिलिटी होती है या हमारे इम्यून सिस्टम की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसका मतलब ये कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इन केस आपको हल्का फुल्का अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई है, आप बीमार पड़ गए हैं, आपको फीवर हो भी गया, तो बहुत जल्दी आप रिकवरी कर लेते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, इसका मतलब है उसकी इम्यून सिस्टम की क्षमता, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ता है और एक बार अगर बीमार पड़ जाता है तो रिकवरी बहुत देर में होती है। तो ये सभी काम किसके हैं, आपने कहा इसमें डब्ल्यूबीसी का इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आता है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब यहाँ पर क्या होता है, आपको चोट लगती है तो कुछ देर आपका क्या निकलता है, खून निकलता है, और उसके बाद जो खून का निकलना है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये काम किसका है, आपकी ब्लड प्लेटलेट्स का है। अब अगर आपसे पूछा जाए सिंपली कि रक्त के कार्य बताइए, ब्लड के फंक्शंस बताइए, तो आप बहुत सारे फंक्शंस बता सकते हैं, अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने काफी सारी चीजें यहाँ पर क्या कर ली हैं, देख ली हैं। और अब आप समझते हैं कि आरबीसी का विस्तारित नाम आपने क्या बोला है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। इसका क्या करेंगे, आप नाम लिख लेंगे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। अब ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले ये टॉपिक हमने यहाँ पे क्या किया है, देखा है। ये जो क्वेश्चन आए हैं आपका, दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आए हैं आपके ऊतक से रिलेटेड हैं, ठीक है। आपके किससे रिलेटेड हैं, टिश्यू से रिलेटेड है, और दोनों ही एनिमल टिश्यू से आए हैं, प्लांट टिश्यू से नहीं आए हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन आपका आ रहा है तो देखेंगे कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमें पूछा गया कि उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है।
वो जो टिश्यू जो हमारे शरीर में क्या है, गति के लिए, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने यही चीजें डिस्कस की थी। चलिए, यही चीजें हमने डिस्कस की थी कुछ, और हमने कहा था जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने वही बात की थी। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताइए। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन की, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था जिसमें आपसे पूछा गया था, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अब ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें मूवमेंट के बारे में, तो दो चीजें हम कहते हैं, मसल्स, और दूसरी हम चीज कहते हैं बोन। अभी हमने कहा हमारे शरीर में जो भी गति हो रही है वो हड्डियों की वजह से है, वो जोड़ की वजह से है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं मसल्स के बारे में भी, कि मसल्स भी क्या होती हैं, गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ध्यान से देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है कि वो उस ऊतक का नाम बताइए जो गति के लिए उत्तरदायी, आपने कहा वो है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मांसपेशीय ऊतक जो होते हैं। मस्कुलर टिश्यू की हमने बात की, कहाँ पर मस्कुलर टिश्यू पड़ा है, यहाँ पर, ये मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, और ये तीनों ही टाइप के जो आपके मसल्स हैं वो गति के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। किस प्रकार की गति के लिए है, एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मसल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और फिर जानेंगे कि गति के लिए एक्चुअली में उत्तरदायी कौन है यहाँ पर। आपने कहा अगर मूवमेंट के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स आपकी कितनी प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। कार्डियक मसल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल है, आपकी आती है स्मूथ मसल है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कौन सी मसल्स आपकी कहाँ पे पाई जाती है, तीनों ही गति के लिए उत्तरदायी हैं। ये जो आपकी मसल्स होगी ये आपके हार्ट में होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम में होती है, यानी कि आपके जो कंकाल तंत्र है पूरा, वहां पर उससे आपके कंकाल तंत्र से आपने कहा मांसपेशियां भी जुड़ी हुई हैं, तभी तो आप एक पूरा शरीर देख पा रहे हैं। मांसपेशियां नहीं होती तो हम हड्डियों का ढांचा होते। आपने कहा हड्डियों से क्या जुड़ी हुई है, मसल्स अटैच हुई हैं, और उसी को आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्केलेटल मसल्स कह रहे हैं। स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। स्मूथ मसल्स आपके विसिरल ऑर्गन, या कहिए आपके इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है, जो आपके आंतरिक अंग होते हैं, जो आपके कोमल अंग होते हैं, वहां पर पाई जाती है। तीन टाइप की मसल्स हो गई हैं, और तीनों की लोकेशन हमने देख ली है। अब ये जो गति करते हैं तीनों, तो इनमें अंतर क्या है, अंतर इतना है कि आपने पढ़ा था एक वॉलेंट्री एक्शन और एक पढ़ा था इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। नाम से ही पता है, ऐच्छिक का मतलब है अपनी इच्छा से जो हमारे कंट्रोल में रह करके जो क्रियाएं हो रही हैं उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कह रहे हैं। अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारी इच्छा के अनुसार स्टार्ट और स्टॉप नहीं होती हैं। जैसे कि आपने कहा आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपके हृदय का धड़कना है, आपकी जो हार्ट बीट है, आपके हृदय का धड़कना है, वो कौन सी क्रिया है, ऐच्छिक है या अनैच्छिक है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब हम इसी से लगा सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है उसे कुछ टाइम के लिए रोक लें। आपने कहा कि ठीक है 5 सेकंड के लिए मैं देखूं कि मेरी हार्ट बीट रुकती है या नहीं रुकती है, आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हार्ट बीट रुकने का मतलब है हार्ट फेलियर होना, हार्ट अटैक आना, ठीक है, या किसी की डेथ हो जाना, यही क्या है, हार्ट बीट रुकने का मतलब होता है, ठीक है। कि हार्ट जो है किसी व्यक्ति की अगर हार्ट बीट रुक गई है, इट मीन्स कि या तो वो उसका जो हार्ट है वो पार्शियली उसने काम करना बंद कर दिया है,
हार्ट के कुछ टिश्यूज की डेथ हो गई है या पूरे हार्ट की डेथ हो गई, जैसे हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक भी आपने कहा माइनर से लेकर के सीवियर तक होते हैं। माइनर का मतलब होता है कि हार्ट के कुछ जो टिश्यू हैं उनकी डेथ हो गई है और प्रॉपर जो सिग्नल है वो यहाँ पे पास नहीं हो पा रहा है, उसे आप कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, माइनर हार्ट अटैक है। स्टार्टिंग में ऐसे हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। सीवियर हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट फेलियर, जिसमें पूरे जो हार्ट है उसकी जो पूरी जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है, हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। तो हमने कहा हम हार्ट बीट को नहीं रोक सकते हैं अपने, हार्ट बीट को रोकने का मतलब है कि किसी की डेथ हो जाना, ठीक है। ये कैसे है, अनैच्छिक क्रिया है जो हमारी इच्छा से स्टार्ट नहीं होती और हमारी इच्छा से स्टॉप नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहे कि उसे मरना नहीं है और उसकी हार्ट बीट तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो नहीं चाहेगा, ऐसा होता है, नहीं होता है। किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, उसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है। आपने कहा ये अनैच्छिक क्रिया है और इस प्रकार से ये जो मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। जो अनैच्छिक गति के लिए जो मांसपेशियां उत्तरदायी हैं वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाएंगे। फिर आते हैं स्केलेटल मसल्स पे। स्केलेटल मसल्स का होता है आपका पूरा कंकाल तंत्र। अब मैं चल रही हूँ यहाँ पर, मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ तो आपने कहा कि मेरे जो जॉज हैं, मेरा जो लोअर जॉ है उसमें मूवमेंट हो रही है। मैं रनिंग कर रही हूँ और रनिंग करते टाइम मेरे हाथ मेरे पैर सब में मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं नहीं चलूंगी, मैं रुक जाऊंगी, ठीक है। या मैंने चाहा तो मैं चल रही हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान में चल रही हूँ। मेरे मन में आया तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। और अगर हमें बोलने का मन नहीं होता तो हम चुप रहते हैं। हमें भागने का मन नहीं है तो हम नहीं भागते। इट मीन्स कि ये जो क्रियाएं हैं ये ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा के साथ साथ होती है, हमारी इच्छा के अनुरूप होती हैं। इट मीन्स कि वॉलंटरी एक्शन है, टोटली हमारे कंट्रोल में है। इन्हें स्टार्ट करना, इन्हें स्टॉप करना, इन्हें रेगुलेट करना टोटली हमारे हाथ में होता है। और ये जो क्रियाएं हैं ये कहाँ पर हो रही है, हमारी स्केलेटल सिस्टम, जो आपके कंकाल तंत्र संबंधी जो भी गतिविधियां हैं वो आपके कंट्रोल में होती हैं। आपके स्केलेटल सिस्टम में कौन से मसल्स है, आपने कहा आपके स्केलेटल सिस्टम में है आपके स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। आपकी स्केलेटल मसल्स को हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे वॉलंटरी मसल कहेंगे, ठीक है। और ये आपकी क्या होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसे पूरा लिख लेंगे, ठीक है। हमने कहा वॉलेंट्री मसल्स यानी कि जो ऐच्छिक क्रियाएं हमसे करा रही हैं। तो यहाँ पर कार्डियक मसल्स कैसी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर स्केलेटल मसल्स कैसी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, ऐच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। अब तीसरी नंबर के मसल्स पे आते हैं, वो है स्मूथ मसल्स। आपकी स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन में होती है। इंटरनल ऑर्गन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके जो गट है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी गति हो रही है, गति तो वहां पर हो रही है, आपने कहा एक गति आपके एसोफेगस में हो रही है जिसे आप भोजन नली कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। एक गति आपके स्टमक में हो रही है जहाँ फूड की चर्निंग हो रही है। एक गति आपके इंटेस्टाइन में हो रही है जहाँ फूड का मूवमेंट हो रहा है। आपने कहा ये सारी जो गतियां हैं ये क्या आपके कंट्रोल में होती हैं, आपने कहा नहीं। एक बार आपने खाना खा लिया तो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी मूवमेंट होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। अगेन हम इसे कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, हम दोनों को साथ में ही क्यों नहीं रख लेते हैं। ये भी इनवॉलंटरी मसल है, ये भी इनवॉलंटरी मसल है, क्योंकि कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। कार्डियक मसल सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती है, स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये था कि कौन सा ऊतक यहाँ पर आपके शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है, तो आपने कहा मसल, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि तीनों गति के लिए उत्तरदायी है। हाँ, यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऊतक या कौन सा मांसपेशीय ऊतक आपके शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, तो आप कहते हैं स्केलेटल मसल्स हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है तो आप कहते हैं कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। अब क्वेश्चन ये आता है फिर बोन क्या है, फिर आपने कहा कि ये दोनों मिल करके, मसल और बोन दोनों मिल करके गति करते हैं, ठीक है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो बोन को क्या करता है, मूव कराता है। अब आपका हाथ इस प्रकार से फोल्ड हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी हड्डी जो है वो फोल्ड हो रही है। लेकिन हड्डी कैसे फोल्ड हुई है, हड्डी कैसे मुड़ी है, क्योंकि मसल्स ने उसे खींचा है, उसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और मसल ने क्या किया है, बोन को खींचा है। तो इस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ पर मेन जो फंक्शन करेगा वो करता है आपके मसल्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होगा। हड्डी का काम इतना है कि हड्डी में होते हैं जॉइंट्स जो कि मुड़ने में सहायता करते हैं, मुड़ने में सहायक होते हैं। मेन जो यहाँ पर काम करेगा वो कौन करेगा, आपने कहा आपका मस्कुलर टिश्यू जो है, मांसपेशी ऊतक जो होती है।
तो क्लियर है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर आप आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्हें भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।